तो आज बारी है सेशन में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से जुड़ जाइए, क्योंकि आज मिल करके हम लोग खत्म करने वाले हैं इन सारे प्रश्नोत्तर को और रिवीजन करने वाले हैं। तो भाई सहपाठियों, जो लोग जुड़ चुके हो अपने दोस्तों को भी बताओ कि यहां पर रिवीजन करने के लिए आ जाइए। सामाजिक विज्ञान का रिवीजन ऑन है। तो चलते हैं अपने पाठ की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, पोल की व्यवस्था कर दी गई है, यहां पोल मास्टर बैठे हैं। देखिए, क्वेश्चन कराते समय मैं बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाता हूं। कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी हमारा नाम नहीं लिए हैं, है ना। कई लोग कह देते हैं कि गुरुजी हमारी आप बात का आंसर नहीं किए। तो मेरा पढ़ाते समय जोर ये रहता है कि जितनी थ्योरी या जितना रिलेटेड क्वेश्चन के आसपास का है मैं आपको अच्छे से बता सकूं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। और बातचीत के लिए तो सेशन है ही, एक एक सेशन भी अगर हफ्ते में या महीने में रख लेंगे, कितना बातचीत करेंगे हम लोग, बातचीत कर सकते हैं। तो पूरे वर्ष हमारी आपकी बेटा बातचीत ही होती रहेगी। लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक है पढ़ाई, अध्यापन, कि मैं आपको अध्यापक बनकर के अध्यापन कराऊं और आप उस अध्यापन का लाभ उठाएं, अध्ययन करें मेरे साथ, ताकि आपके बोर्ड में नंबर आए। क्योंकि अंत में आपके माता पिता से लेके आपके मित्र दोस्त और आपके रिश्तेदार तक आपके बोर्ड में लाए हुए नंबर ही देखेंगे। कोई ये नहीं देखेगा कि किस अध्यापक से पढ़ करके आप कितनी बातचीत करते थे या कितना अच्छा संबंध उनसे रखते थे। आप मुझे मानते हैं, ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन बेटा आपको यहां आकर के पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ाई जो है वो प्राथमिकी आपका होना चाहिए। प्राथमिक चीज है कि पढ़ाई हमें करनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। पहला प्रश्न आ गया है फ्रांस की क्रांति से। आप सभी को पता है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है उसके लिए बच्चों फ्रांस की क्रांति जिम्मेदार है। फ्रांस की क्रांति ना हुई होती तो शायद जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूरोप के अन्य जगहों पर राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्र राज्य की भावना प्रबल ना होने पाती। उनको स्वतंत्रता चाहिए ही ना होती, राजतंत्र ही वहां आज भी लगा होता। लेकिन फ्रांस में क्रांति हुई, अतः दूसरी जगह भी ये क्रांति गई है। तो इसके चार ऑप्शन हैं: 1776, फिर 1789, 1815, 1848। ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी लोग मिलकर के यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, आपके पास समय है, उत्तर करिए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1815 या ऑप्शन डी 1848। चलिए बताइए बच्चों, आप सभी के सामने पोल उपस्थित है, आंसर करिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आंसर करिए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गए, आंसर आना स्टार्ट हो गए। बहुत बढ़िया, स्वाति, कृतिका सिंह कूल, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर करते जाइए, सभी लोग आंसर करिए पोल पे, अच्छा रहेगा जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर करेंगे। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा 1789। 1789 ही वो समय है जब फ्रांस की जनता ने राजतंत्र को उखाड़ फेंका और अपने राष्ट्रीय ध्वज को भी बदल दिया। राष्ट्रीय ध्वज बदल गया था ना, याद है इसमें? लाल सफेद नीला रंग वाला ट्राई कलर, ट्राई कलर राष्ट्रीय ध्वज को लिया गया, ठीक है ना। और उसका जो चुनाव होता था उसका नाम भी बदल दिया, उसका नाम रख करके असेंबली कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये सब कुछ हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में। अगला प्रश्न, द्वितीय प्रश्न आ चुका है, दूसरा प्रश्न। राष्ट्रवाद की भावना का सबसे पहले व्यापक विकास किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद की भावना समझते हो ना, यानी समान भाषा बोलने वाले, समान संस्कृति को शेयर करने वाले, समान बोलचाल रखने वाले, समान रूप से त्योहार मनाने वाले लोगों का समूह, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा, त्याग, भावना, समर्पण रखते हो, ऐसी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में अगर हम देखें तो सबसे पहले कहां फैली थी? जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, रूस में? बताइए आंसर, उत्तर करिए। जर्मनी में फैली, इटली में फैली, फ्रांस में फैली या रूस में फैली? उत्तर बताइए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? बताइए सभी लोग। कौन जर्मनी कौन कहने रहा? जर्मनी कौन कह रहा भाई? जर्मनी में बताइए, जर्मनी में हुआ होगा, इटली में हुआ होगा, फ्रांस में हुआ होगा? बताइए उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? तो 1789 मैंने कहा ना, 1789 में जो क्रांति हुई है यह राष्ट्रवाद की भावना से ओत प्रोत होकर के ही हुई है। तो राष्ट्रवाद की भावना ने ही क्या किया?
वहां राजतंत्र को समाप्त किया, यानी राजाओं के तंत्र को वहां समाप्त किया। उस समय राजा कौन थे, तो उनका नाम भी याद कर लीजिएगा, लुई 16वें। ठीक है, लुई 16वें का शासन समाप्त किया गया था। आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना से उत्पूत होकर क्रांति होती है और वहां राजशाही खत्म की जाती है। तो ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर सी हो गया। तृतीय प्रश्न आ जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस संहिता को लागू किया था? आपको पता था नेपोलियन बोनापार्ट पहले फ्रांस की सेना में क्या था, एक सिपाही के तौर पे भर्ती हुआ था, आगे चल के सेनापति बन गया और फिर और आगे चलकर इसने पूरी सेना का कमांड अपने हाथ में ले लिया। तो फ्रांस पे तो ये कर ही रहा था सुधार, साथ ही साथ फ्रांस द्वारा जीते गए जो इलाके थे, चाहे वह जर्मन संघ हो, चाहे उसके प्रशा के आसपास का इलाका हो, वहां पर भी अपने बनाए हुए नियमों को लागू कर रहा था। कुछ इसके नियम अच्छे भी थे, कुछ खराब भी थे। जैसे इसने खराबी में हम बात करें तो महिलाओं को वोट का अधिकार न देना, या उन पुरुषों को वोट का अधिकार न देना जिनके पास संपत्ति नहीं है, तो इस तरीके के थे। बाकी अच्छाई में बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे माल वगैरह जो बेचा जाता था उसकी नाप तौल को एक कर देना, यातायात के साधनों में सुधार करना। ठीक है, तो इन सब में अच्छा कार्य किया था नेपोलियन ने। लेकिन नेपोलियन का एक वही सपना था कि अंततोगत्वा लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र ही बुला रहा था, क्योंकि वो एक ही मतलब केंद्रीकृत सत्ता चला रहा था कि खाता ना बही, जो नेपोलियन बोनापार्ट कहे वो सही। तो उसके एक पूरा मतलब यूरोप विजय की कामना थी कि यूरोप के समस्त इलाके जो है फ्रांस के अधीन हो जाएं, फ्रांस उसको जीतता चला जाए और पूरे यूरोप में नेपोलियन की ही बात यहां पर संहिता लागू हो जाए। तो यहां पर संहिता किसने लागू की थी, तो ये संहिता को लागू करने वाला था नेपोलियन। तो इसको नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। और नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसको कब लागू किया था, तो सन है 1804, यानी 19वीं शताब्दी कह सकते हैं, है ना। उत्तर अगर आपको मिल जाए शताब्दी में तो आप कहोगे 19वीं शताब्दी। अच्छा, कई लोगों को यहां पर दिक्कत भी होती है कि सर जी आप 1804 कह रहे हैं और यहां तो 19 कुछ है भी नहीं 19। तो ये बात बेटा मान के चलो, जो सा सन चलता है उसकी अगली होती शताब्दी। जैसे हम लोग अभी कौन से सन में चल रहे हैं, तो हम कहें 2026, तो ये हमारे लिए यानी 20वीं शताब्दी नहीं होगी, इसके एक आगे कर दो, तो ये हम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। कौन सी शताब्दी में चल रहे हैं, 21वीं शताब्दी में अभी चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट की जो संहिता है बच्चों, वह लागू हुई थी 19वीं शताब्दी में और सन था 1804। अगला आ जाता है वही प्रश्न, देखिए जो प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है यहां पर, है ना, यहां पर प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है, वही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। ये तो खुशी की बात है, तो ये तो खुशी की बात हो गई बेटा। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी, कब लागू हुई थी, ये पांचवा प्रश्न है आपके लिए। पांचवा प्रश्न है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी। अभी इसका उत्तर दे चुका हूं, देखता हूं कितने लोगों ने ध्यान से देखा था। अगर ध्यान से देखे हो तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी, सब लोग लिखो कमेंट में, सब लोग कमेंट में लिखो, जितने लोग लाइव हो सब लोग कमेंट में लिखो कि नेपोलियन ने संहिता कब लागू की थी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग लिखिए। तो लिखिए यहां पर नेपोलियन संहिता प्यारे बच्चों कब लागू हुई है, सन 1804 में, 19वीं शताब्दी यानी 1804 में नेपोलियन की संहिता लागू हुई है। बिल्कुल सही, यहां पर उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर बी करेक्ट करने वालों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक, अगली बात है, वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। अच्छा, वियना का कांग्रेस या वियना की संधि भी इसे कहते हैं, वियना की इसे कांग्रेस अथवा वियना संधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसमें हुआ क्या था, देखिए यहां पर रूस इत्यादि सबने मिल करके यहां पर हरा दिया था। किसको हराया था, नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई थी 1815 में। और फिर 1815 में जब हार हो गई तो नेपोलियन को बुलाया गया। कहां बुलाया गया, वियना में बुलाया गया। और वियना में बुला करके कहा गया कि भैया ऐसा है कि अब तुम्हें हमसे संधि करनी पड़ेगी, अगर संधि नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा नुकसान होगा, हमारी शर्तें तुम्हें माननी पड़ेंगी। तो वियना की संधि में क्या हुआ, फ्रांस पर यानी नेपोलियन बोनापार्ट पर कई सारे शर्तें लगाई गईं।
यानी कई सारे यहां पर कहा गया कि चीजें उनको मनवाई गई कि हमारी बात आपको माननी चाहिए। तो क्या क्या हुआ, फ्रांस ने जो राष्ट्र राज्य जीत लिए थे, या कहें जहां पर उन्होंने जीत दर्ज कर ली थी, वो इलाके उनसे वापस ले लिए गए। और क्या हुआ, फ्रांस के इर्द गिर्द पूर्व में उत्तर में कई राष्ट्र राज्यों का, नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण करा दिया गया। क्यों करा दिया गया, ताकि दोबारा कभी फ्रांस इस तरीके की गलती ना कर सके कि अपने राज्य का या राष्ट्र का विस्तार कर सके। इसलिए फ्रांस के उत्तर में, पूर्वी क्षेत्रों में यहां पर विस्तार कर दिया। हालांकि इसमें जर्मन महासंघ, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मन महासंघ की स्थापना की थी, उसको वैसे का वैसा रखा गया। जर्मन महासंघ के साथ छूट नहीं दी गई। बाकी अन्य चीजों का यहां पर राष्ट्र राज्यों का उदय करवाया गया जानबूझ करके। तो ये वियना की संधि में यानी नेपोलियन बोनापार्ट को अपने जीते हुए इलाकों को देना पड़ गया, बहुत सारी भूमि को भी देना पड़ गया, क्योंकि शर्तों को मानना पड़ा। और यह वियना की संधि बच्चों हुई थी कब, याद रखेंगे, 1815 में हुई थी। ठीक है, तो इस बात को अब बहुत ध्यान से रखेंगे याद कि ये वियना की संधि कब हुई है, जब नेपोलियन बोनापार्ट को संयुक्त रूप से सेनाओं ने हरा दिया है मिलकर के। और नेपोलियन की जब हार हो गई है यूरोप में, तब क्या हुआ, उसे अपने जीते हुए क्षेत्रों को देना पड़ा है। कब देना पड़ा है, 1815 में, वियना की संधि में। इसमें फ्रांस के इर्द गिर्द कई सारे राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ है, और यहां पर जर्मन महासंघ जो कि पहले नेपोलियन बोनापार्ट में बनाया था, वैसे का वैसा रखा गया था। इतनी बातें आपको वियना संधि से रिलेटेड याद रखें। तो उत्तर इसका बच्चों हो जाएगा, छठे प्रश्न का उत्तर है 1815। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब वियना कांग्रेस जो है वह क्यों यहां पर लागू हुई है, ये बताइए। वियना कांग्रेस यहां पर क्यों लागू हुई है, बताइए। वियना कांग्रेस ने क्या किया, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने राजाओं से सत्ता छीनी थी, है ना। राजाओं को हरा हरा करके सत्ता छीनी थी, तो राजाओं को इन्होंने हराया था। लेकिन वियना की संधि हुई तो हुआ क्या, यहां पर सत्ता दोबारा नेपोलियन बोनापार्ट से छीन करके, नेपोलियन से वो जो सत्ता छीनी गई, वह सत्ता छीन करके वापस राजाओं को लौटा दी गई, है ना। यहां पर तो यानी उपनिवेश समाप्त करना तो आंसर नहीं है, समाजवाद फैलाना ये भी आंसर नहीं है। अब दो चीजें हैं कि क्या लोकतंत्र स्थापित हुआ या राजतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। तो यानी ये रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिल रहा था। रूढ़िवादिता यानी जो रूढ़िवादी मतलब क्या होता है, रूढ़िवादिता का अर्थ ये होता है बच्चों, जो पहले चल रहा था उसी पे, मतलब जो परिपाटी चली आ रही, जैसे नियम कानून समाज में चले आ रहे हैं उन्हीं पे चलते रहना, इसको रूढ़िवादी कहते हैं। उन परंपराओं पे ही चले आना, उसमें कोई चेंज ना करना, इसे रूढ़िवादी कहते हैं। तो पहले राजाओं के पास सत्ता थी, तो राजाओं के पास ही सत्ता दोबारा लौटा दी गई, यानी रूढ़िवादिता। तो राजतंत्र की पुनर्स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था। यहां पर क्या हुआ, नेपोलियन से जीते गए इलाकों को लेकर के राजाओं को पुनः वो इलाके दे दिए गए। तो सातवें प्रश्न का उत्तर बच्चों मिल रहा है उत्तर बी। कितने लोगों ने बी लगाया है, जिसने भी बी लगाया है भाई उसको बधाई, बी उत्तर करेक्ट है। यहां पर हो जाएगा सातवें प्रश्न का उत्तर, दैट इज राजतंत्र की पुनर्स्थापना। चलिए, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए आठवां प्रश्न है आपके सामने, वियना कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, बताइए भाई, अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता किसने की, तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, मैटरनिक, गैरीबॉल्डी, कावूर, बिस्मार्क। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा, बताइए बताइए। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, गैरीबॉल्डी, बिस्मार्क या कावूर या मैटरनिक। सभी लोग ऑप्शन लगाएं, सभी लोग यहां पर ऑप्शन लगाएंगे। उत्तर लगाइए, जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसको लगाइए, जो भी आपको सही। हाँ तो बच्चों उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है। तो यहां पर क्या गैरीबॉल्डी ने की थी, तो उत्तर आपका हो जाएगा बच्चों गलत। ये उत्तर अगर आप लोगों ने किया है गैरीबॉल्डी, तो गैरीबॉल्डी ने नहीं की है, ठीक है। जस्ट a minute।
तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। कावूर ने भी नहीं की थी, बिस्मार्क ने भी कहीं नहीं की है, मैटरनिक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहां पर ए उत्तर बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल ग्लिच को। चलिए, कोई बात नहीं। यंग इटली संगठन की स्थापना, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की है? चार ऑप्शन है, कावूर, मैजनी, गैरीबॉल्डी, विक्टर एमेनुअल। अब यहां पर सोचिए, यंग इटली संगठन, जो यंग इटली संगठन थे, गुप्त संगठन था, है ना, ये गुप्त संगठन था, यानी हम कह सकते हैं उदारवादियों और क्रांतिकारियों का ये गुप्त संगठन था। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले थे मैजिनी बच्चों। ठीक है ना, मैजिनी ने की थी। नेक्स्ट है, मैजिनी किस देश के थे? तो फ्रांस के थे क्या? ऑप्शन गलत कर दिया भाई। तो यहां पर एक तो मैंने काट दिया, फ्रांस के नहीं थे। अब तीन ऑप्शन बचे, तीन में भी बताओ कौन सा होगा, कौन सा आंसर हो सकता है। मैजिनी किस देश के थे बताइए, मैजिनी किस देश के थे? फ्रांस के थे? तो फ्रांस के भाई नहीं थे। क्या रूस के थे? क्या रूस के थे? नहीं, रूस के भी नहीं थे। अब बताओ, क्या इटली के थे? क्या जर्मनी के? तो जर्मनी के भी नहीं थे, आंसर है इटली। आंसर क्या हो जाएगा? तो मैजिनी एक उदारवादी और क्रांतिकारी थे जो कि इटली के थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण सैनिक, देखिए सैनिक की बात हो रही है, सैनिक नेता, ना कि उदारवादी नेता की बात हो रही है। सैनिक नेता अगर पूछा जाए तो सैनिक नेता कौन थे? सैनिक नेता चार ऑप्शन है, बिस्मार्क, मैटरनिक, गैरीबॉल्डी, लुई फिलिप। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से प्यारे बच्चों आंसर करिए। आपकी स्क्रीन पर उत्तर यहां पर ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताइए। मैं हट जाता हूं, बताइए आंसर कौन होगा। बिस्मार्क है, मैटरनिक है, गैरीबॉल्डी है, लुई फिलिप है। अच्छा, मैजनी तो वैसे भी नहीं है यहाँ पे, मैजनी का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो बताइए, तो कंफ्यूज भी आप नहीं होगे यहाँ पे, कंफ्यूज भी नहीं होगे, बताइए आंसर। तो इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण सैनिक नेता अगर देखें तो बिस्मार्क नहीं हो सकते, लुई फिलिप नहीं हो सकते, बचे मैटरनिक और गैरीबॉल्डी। तो इसमें आंसर सही है गैरीबॉल्डी। गैरीबॉल्डी का महत्वपूर्ण योगदान है इटली को एक करने में। इटली जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था, उसको एक करने में यहां पर महत्वपूर्ण सैनिक कौन है? गैरीबॉल्डी। चलिए, अगला प्रश्न आता है, ये कथन आधारित प्रश्न है, इसमें कथन एक है और कथन दो है। ठीक है, ये दो कथन है और फिर दोनों कथनों को पढ़ करके उत्तर देना। चलिए, कथन को पढ़िए और उत्तर दीजिए। कथन क्या कहता है? कावूर सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। पहली बात तो ये पूछी जा रही कि ये सही है कि गलत है। कावूर जो था वो सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। दूसरी बात पूछा है, उसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए आंसर करिए, आंसर करिए सभी लोग। तो यहां पर कावूर प्रधानमंत्री था, बताइए, और इटली के लिए उसने क्या किया? बताइए बताइए बताइए। तो ध्यान से याद रखिएगा, कावूर जो है बच्चों, इसका पूरा नाम था काउंट कावूर। काउंट कावूर, ये काउंट कावूर है, इसने ये सार्डिनिया और पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। ये बात सही है, ठीक है, ये बिल्कुल बात सही, प्रधानमंत्री था। और उसने फ्रांस के साथ कूटनीतिक रूप से अगर हम कहें तो फ्रांस के साथ उसने मिल करके कूटनीतिक रूप से सहायता से इटली को उसने एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोनों विकल्प आपको यहां पर सही मिलते हैं। तो केवल एक सही है, ये वाला उत्तर गलत, केवल दूसरा सही है, ये भी गलत है, दोनों गलत हैं, ये भी गलत, केवल ये सही है कि दोनों विकल्प यहां पर सही होंगे। ठीक है, तो उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। कितने लोगों का उत्तर सी करेक्ट हुआ है? कितने लोगों का उत्तर सी करेक्ट हुआ है? बताते रहिए भाई। अगला प्रश्न है, इटली का प्रथम राजा कौन बना? बताइए, इटली का प्रथम राजा, इटली का जब एक ही यहां पर हुआ सब, तो इटली का प्रथम राजा कौन बना है? बताइए बच्चों, इटली का प्रथम राजा जो बना उसका नाम बताइए जल्दी से। इटली का प्रथम राजा कौन बना है? तो ये बात है बच्चों 1861 में। 1861 की अगर हम लोग बात कर लें तो 1861 के अधिकांश राज्यों के एकीकरण के बाद बच्चों यहां पर इमैनुएल द्वितीय को इटली का प्रथम राजा बनाया गया। ठीक है ना, इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का प्रथम राजा
घोषित किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, तो ये उत्तर यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसने किया क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम किया। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम किया था। अगला प्रश्न आ जाता है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है? मैटरनिक, बिस्मार्क, मैजनी या गैरीबॉल्डी? ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, उत्तर कीजिए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उत्तर कीजिए, सभी लोग उत्तर कीजिए। यहां पर जितने लोग भी लाइव हो प्लीज आंसर करो, आंसर करो, सर को बताओ कि भाई जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? बताइए, जल्दी से बताइए। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां जर्मनी के एकीकरण का श्रेय अगर हमें देना ही है तो हम किसे दे सकते हैं? मैटरनिक को? नहीं, मैटरनिक ने तो क्या किया था आपको पता है ना, अध्यक्षता की थी वियना संधि की। मैजनी इटली के क्रांतिकारी हैं, गैरीबॉल्डी सैनिक हैं। तो आंसर बचता है ऑटोमन बिस्मार्क। इनका पूरा नाम क्या है? ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन, अरे बिस्मार्क तो लिखा ही, लिख दूं? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क जानते हो कहां कौन थे? ये प्रशा के प्रधानमंत्री थे, जो प्रशा रहा था, प्रशा के ये प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। तो प्रशा के ये प्रधानमंत्री थे, इनकी नीति का नाम था रक्त और लोहा। ठीक है, तो रक्त और लोहा, रक्त बहाना है हमें, लोहा लेना है, नीति। और 3 युद्ध इन्होंने लड़े, 3 युद्धों के माध्यम से इन्होंने जर्मनी का एकीकरण कराया। 3 युद्धों के माध्यम से यहां पर इन्होंने क्या कराया? जर्मनी का एकीकरण कराया। तो इसका ऑटो वॉन बिस्मार्क का नाम बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तर यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बिस्मार्क जो है किस राज्य का प्रधानमंत्री था? तो अभी देखिए ये वाला मैंने उत्तर आपको दे ही दिया है, अब तो डायरेक्टली आपको ये मिल गया। बिस्मार्क जो है किस उसका प्रधानमंत्री था पूछा जा रहा है, तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस। तो इसका उत्तर अभी मैंने पहले ही दे दिया है, यानी आंसर प्रशा हो जाएगा। देखिए इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे, और ये सब आए हुए प्रश्न है, ये सब आए हुए प्रश्न है, हल्के फुल्के प्रश्न नहीं है। अगर आपको नहीं आता है कॉन्सेप्ट तो आप एग्जाम में बच्चों गलत करके आएंगे, इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट, बिस्मार्क की नीति क्या कहलाती है? अभी इसका भी मैंने उत्तर कराया है, चलिए फिलहाल आप लोग उत्तर कीजिए, आप सभी लोग उत्तर करिए, आप सबके कमेंट में देख रहा हूं। बिस्मार्क की नीति क्या कहलाती है बताइए? तो बिस्मार्क की नीति क्या सत्याग्रह की नीति है? नहीं। पंचशील की नीति है? नहीं। उदारवाद की है? नहीं। इसकी नीति का नाम है रक्त और लोहा, है ना? यानी हम देश के एकीकरण के लिए लोहा लेंगे शत्रुओं से, रक्त बहाएंगे, लेकिन हम देश का एकीकरण करके रहेंगे। चलिए अब आता है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? भाई बिस्मार्क युद्ध लड़ रहे हैं, अन्य लोग भी जर्मनी के लिए यहां पर सब कुछ कर रहे हैं, तो ये जो बिस्मार्क की नीति है और इन सब का मिला जुला प्रभाव है, ये सब जब पड़ा तो अल्टीमेटली जर्मनी का एकीकरण हो गया। लेकिन ये एकीकरण कब पूरा हुआ? एकीकरण कब पूरा हुआ प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक जर्मनी फ्रांस पर विजय न प्राप्त कर ले। तो जर्मनी ने फ्रांस पर विजय कब प्राप्त की है? तो फ्रांस पर याद रखिएगा विजय प्राप्त हुई है, फ्रांस पर जो विजय का वर्ष है, तो फ्रांस पर जो विजय का वर्ष है वह है बच्चों 1871। 1871 में जर्मनी ने फ्रांस पर विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त होते ही यहां पर एक जर्मनी जो है शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। यानी आप याद रखेंगे 1871 में यहां पर क्या हुआ? 1871 में एकीकरण पूरा हो गया। तो ऑप्शन क्या मिला आपको? ऑप्शन मिला बच्चों सी, यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर कहता है जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहां हुई थी?
तो जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहां हुई थी, बताइए आप सभी लोग, उत्तर करिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग उत्तर करिए, उत्तर करिए भाई, जितने लोग भी लाइव हो कोशिश करिए, कुछ भी उत्तर तो जरूर करिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, तो अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा रखा है तो उत्तर करिए प्यारे बच्चों। जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहां हुई है, ये पूछ रहा है, बताइए। जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहां हुई है, ये पूछ रहा है। तो जर्मन साम्राज्य की घोषणा जानते हो कब हुई थी, यह हुई थी बच्चों 18 जनवरी 18 जनवरी 1871। लेकिन हमसे तारीख तो पूछा नहीं है, हमसे पूछ रहा है कहां, यानी स्थान पूछ रहा है। तो स्थान में याद रखेंगे फ्रांस के वर्साय महल में हुई थी, फ्रांस के वर्साय 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 महल, ठीक है, जिसको हॉल ऑफ मिरर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, हॉल ऑफ मिरर्स, हॉल ऑफ मिरर्स। मिरर्स क्यों, उसमें खूब सारे मिरर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई थी। तो क्या रोम में हुई थी, बताइए, नहीं। पेरिस में हुई थी, नहीं। यहाँ पे बर्लिन में हुई थी, नहीं। तो यह वर्साय है ना, ये हो जाएगा वर्साय, फ्रांस के वर्साय महल में। तो यह वैसे उत्तर यहाँ वर्साय महल फ्रांस होना चाहिए, तब ज्यादा ठीक था। कोई बात नहीं, चलो इतना ही लिखा है, वर्साय लिखा है, उसी हिसाब समझ जाएंगे। तो उत्तर यहां पर बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट है, रोम को इटली की राजधानी कब बनाया गया। अब ये भी देखिए, ये भी है, रोम को इटली की राजधानी कब बनाया गया, ठीक। तो याद क्या करना है इसमें, आपको अगर याद हो तो आप उत्तर कर पाओगे। चलो ये वाला प्रश्न मैं आपके ही सारे छोड़ रहा हूं, उत्तर करिए सभी बच्चों का, मैं यहां पर उत्तर देखना चाहता हूं, क्या उत्तर आ रहे हैं सबके। चलिए करिए, रोम को इटली की राजधानी कब बनाया गया था। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 1848, 1861, 1871 या 1914। बताइए बच्चों, बताइए। तो यहां पर याद रखिएगा कि 1870 में रोम जो है, रोम है वो इटली के अधीन आया, ठीक है ना। इटली के अधीन कब हुआ, ये 1870 में हुआ। लेकिन राजधानी 1870 में नहीं बनी है, ये गलत मत कर देना, 1870 में नहीं बनी। उसके एक वर्ष बाद, उसके एक वर्ष बाद 1871 में रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया, ठीक है। और इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण भी माना जाता है। सॉरी, इटली का एकीकरण, जर्मनी नहीं, इटली का एकीकरण इसी के साथ पूर्ण भी माना जाता है। तो यहां पर आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सभी को ये पता है, चला कि नहीं पता चला, 1870 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1871। 1871 में ऐसा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला, अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न भी देखते हैं। रोमांटिकवाद का संबंध मुख्यतया किससे है। देखिए रोमांटिकवाद क्या है, रोमांटिनिज्म, रोमांटिनिज्म का मतलब क्या होता है, रोमानीवाद जिसे कहते हैं, यानी अपने देश से प्रेम की भावना, ये व्यक्तियों से व्यक्तियों की प्रेम की भावना, यानी अब उसको कैसे लिखा गया, तो उसको राष्ट्रीय भावना को कवियों ने कविताओं से लिखा, है ना, नाटककारों ने नाटककारों के माध्यम से लिखा, लेखकों ने कहानी के माध्यम से लिखा, इतिहासकारों ने इतिहासकारों के माध्यम से लिखा, पत्रकारों ने उसमें अखबारों में उन चीजों को लिखा, शहीदों पे यहाँ पर निबंध लिखे गए, कविताएं लिखी गई, इसको कहा गया रोमानीवाद। तो क्या इसका संबंध उद्योग से था, नहीं। व्यापार से था, नहीं। कृषि से भी नहीं था। इसका सीधा संबंध था राष्ट्रीय भावना। जब हम अपने बलिदानियों को, शहीदों को, इन सबको याद करते हैं तो हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम उपजता है, ठीक है। तो ये रोमांटिक भावना राष्ट्र संस्कृति से जुड़ी हुई भावना थी। नेक्स्ट आता है फ्रेडरिक सेरियू। फ्रेडरिक सेरियू किसके लिए प्रसिद्ध थे, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, विज्ञान। फ्रेडरिक सेरियू के बारे में आपने पढ़ा है ना, फ्रेडरिक सेरियू के बारे में आपने पढ़ा है। इन्होंने क्या दिया था, 4 चित्रों की श्रृंखला दी थी, याद है, 4 चित्रों की एक श्रृंखला वाला पेंटिंग दिया था, 4 चित्रों की एक श्रृंखला वाली पेंटिंग दी थी। उसमें क्या दिखाया गया था,
कि अनेकानेक राष्ट्र, अमेरिका और स्विट्जरलैंड वगैरह उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उसके पीछे फ्रांस है, उसके पीछे जर्मनी है। स्वतंत्रता की देवी के हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, एक हाथ में उसमें नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र है, और सभी राष्ट्र राज्य उनके पीछे चल रहे हैं, और जो राजशाही तंत्र है वो धराशायी हो पड़ा है, उनके अवशेष जमीन में पड़े हुए हैं। वो पूरी पेंटिंग आप लोगों ने देखी होगी, है ना। एनसीईआरटी में भी वो प्रथम पेज पर पेंटिंग बनी है, वो वहीं से चैप्टर ही शुरुआत है, फ्रेडरिक सरयू ने। तो फ्रेडरिक सरयू क्या संगीत के लिए जानते थे, मूर्तिकला के लिए, विज्ञान के लिए? ऑप्शन क्या हो जाएगा? चित्रकला। प्यारे बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला। ठीक है, तो ये आपको उत्तर यहां पर मिल गया। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए, अभिकथन वाला है ये। असर्शन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? असर्शन का मतलब होता है अभिकथन। असर्शन का मतलब होता है अभिकथन, और रीजन का मतलब होता है कारण। तो एक अभिकथन दिया गया है, उसका कारण भी दिया गया है। देखिए, इस तरीके के प्रश्न पहले नहीं आते थे। आज से अगर हम 10 साल पहले बात करें तो ऐसे प्रश्न नहीं होते थे। अब धीरे धीरे ऐसे प्रश्न आने लगे हैं जिसमें अभिकथन होता है, फिर कारण भी होता है, और बहुत अच्छा प्रश्न माना जाता है। पहला है कि फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, और दूसरा कहता है कि इसने नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता की भावना विकसित की। तो पहला ये समझो कि अभिकथन सही है कि नहीं। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? बिल्कुल, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को बल दिया। लोगों ने अपने अधिकारों को समझा कि नहीं, हमारे साथ अगर समान अधिकार मिलेंगे तो हम समान बंधुत्व की भावना से बंधे हुए हैं। नागरिकों में से समानता का भाव आया, स्वतंत्र होना चाहिए, हमारे पास अधिकार होने चाहिए, ये भावना विकसित हुई। अर्थात यहां पर अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सोच समझ के लगाइएगा उत्तर, सोच समझ के उत्तर लगाइए। यूरोप में उदारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? उदारवाद का मतलब होता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इसको बोलते हैं। और लाइबर का अर्थ क्या होता है? लाइबर का अर्थ लैटिन भाषा में होता है उदार। ठीक है ना, स्वतंत्र। उदार नहीं, स्वतंत्र कहें। तो यहां पर स्वतंत्रता पे बल दिया गया है। कोई भी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कृषक हो, कोई भी हो, उसकी स्वतंत्रता पर यहां पर बल दिया गया है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी निरंकुश शासन नहीं, सामंतवाद नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ऑप्शन यहां क्या करेक्ट मिला प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सभी को समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 1848 की क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था? बताइए प्यारे बच्चों, 1848 में जो क्रांतियां हुई हैं यूरोप में, उसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ा हुआ है? ऑप्शन क्या देता है? लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हो गया है, राजतंत्र का विस्तार हुआ है, सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ है, व्यापार में कमी आई है। बताइए, जल्दी से बताइए। 1848 में यूरोप में जो लोकतांत्रिक यहां पर शासन की मांग की गई, उससे क्या हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इससे लोकतांत्रिक विचारों का यहां पर क्या किया गया है? प्रसार और प्रचार हुआ है। ठीक, यूरोप में लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और संवैधानिक शासन की मांग की गई थी। इसके तहत क्या किया गया था? राष्ट्रवाद, संवैधानिक शासन। ठीक है, संवैधानिक शासन और लोकतंत्र की मांग इसके तहत हुई थी। ये क्रांतियां ये बताती हैं। ठीक है, और इसी का प्रभाव ही था कि यहां पर 1871 तक जर्मनी और इटली का एकीकरण सब हो चुका था। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या था? बताइए, राष्ट्रवाद की जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उपज रही थी लोगों में, उसका आधार क्या था? बेसिस क्या था? ये कैसे लोगों को जोड़ रहा था? इसको जोड़ने वाला कौन काम कर रहा था? बताइए। धन, सेना, धर्म? क्या एक धर्म के लोग थे? क्या सेना ने ऐसा किया था? क्या धन से, धन के उसमें लालच में लोगों ने ऐसा किया, या भाषा और संस्कृति में ऐसा किया? बताइए। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर करिए, आप सभी लोग आंसर करिए। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, धर्म ने ऐसा नहीं किया, सेना ने ऐसा नहीं किया, धन ने ऐसा नहीं किया। समान भाषा और समान संस्कृति वाले लोग एक साथ आए, और उनमें अपनत्व की भावना आई कि नहीं, हमारे पास समान अधिकार होने चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें राजतंत्र नहीं चाहिए।
इसीलिए उन्होंने राजतंत्र का अपोज करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली समान भाषा और संस्कृति वाले लोगों ने अपने अलग अलग क्षेत्रों को एक करके एकीकरण किया और एक राष्ट्र राज्य की यहां पर स्थापना हो गई। ठीक है, चलिए, बाल्कन क्षेत्र किस कारण प्रसिद्ध था? अगला प्रश्न है, बाल्कन क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध हुआ? औद्योगिक विकास है, राष्ट्रवादी संघर्ष, कृषि उत्पन्न उत्पादन या व्यापार? बताइए, यहां पर बाल्कन क्षेत्र जो है वो किस लिए प्रसिद्ध हुआ है, बताइए। तो बाल्कन क्षेत्र में जानते हो, बाल्कन क्षेत्र जो है, अगर बाल्कन क्षेत्र की हिस्ट्री ना पता हो तो पता कर लो, यहां पर अनेक प्रकार के लोग रहते थे। अनेक प्रकार के लोग यानी अनेक जातियां यहां निवास करती थी। ठीक है, अनेक जातियां यहां करती थी निवास, लेकिन यहां पर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने को लेके, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने को लेके लगातार संघर्ष चलता रहा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो यहां पर क्या औद्योगिक विकास के लिए हुआ ये प्रसिद्ध? नहीं, इसके लिए भी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रवादी संघर्ष के लिए ये प्रसिद्ध हुआ बाल्कन क्षेत्र। तो बाल्कन क्षेत्र को आप याद रखिएगा। अगला है कथन आधारित आ जाता है। अब देखिए, कथन आधारित आता है, वही चीजें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और वही आपसे पूछ रहा है कि बाल्कन क्षेत्र में अनेक जातियां रहती थी, ये इस बात सही है। यहां राष्ट्रवाद के कारण संघर्ष हुए, ये भी बात सही है, यानी यहां पर दोनों कथन सही है। ठीक, यूरोप का बारूद का ढेर किसे कहा गया है? बताइए, यूरोप में बारूद का ढेर, बारूद का ढेर मतलब बारूद का ढेर में क्या होता है? जरा सी माचिस लगी नहीं, धमाका हो गया, घम। तो यूरोप में बारूद का ढेर कौन है? फ्रांस है? नहीं। इंग्लैंड भी नहीं है, रूस भी नहीं है, ये बाल्कन का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ अनेकानेक भाषा बोली बोलने वाले अनेक जाति के लोग रहते हैं और सब मार काट मचाने में एक से एक बढ़कर के एक कि हमें भैया स्वतंत्रता चाहिए। तो यूरोप में बाल्कन का जो क्षेत्र है, राष्ट्रवादी संघर्ष और महाशक्तियों के हस्तक्षेप के कारण इसको बारूद का ढेर कहा गया, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें फ्रांस का भी था हस्तक्षेप, रूस का भी हस्तक्षेप हो रहा था, तो इससे ये बारूद का ढेर कहा जाने लगा, इसको यूरोप का बारूद का ढेर कहा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, ठीक है, इसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में रखा जाता है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्र राज्य का अर्थ क्या होता है? ठीक है, राष्ट्र राज्य का अर्थ क्या होता है बताइए। आप सभी लोग इसका उत्तर करिए, जो लोग प्रश्न देख रहे हो उत्तर करिए, बताइए राष्ट्र राज्य का अर्थ क्या है? राजा का राज्य, एक राष्ट्र द्वारा संचालित राज्य, उपनिवेश अथवा साम्राज्य? बताइए, सभी लोग उत्तर करिए जितने बच्चे लाइव हैं। भाई ज्यादा समय मैं नहीं दे रहा हूं, मुझे पता है सब लोग कह रहे होंगे गुरुजी पहले ही उत्तर बता देते हैं, हम लोगों को मौका ही नहीं देते। बताइए, तो राष्ट्र राज्य क्या हो जाएगा? आंसर बिल्कुल सही बात है, राष्ट्र राजा का राज्य नहीं होगा, उपनिवेश भी नहीं होगा, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? एक राष्ट्र द्वारा संचालित राज्य को राष्ट्र राज्य कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये उत्तर हो जाएगा। अगला फिर पूछता है, नेपोलियन ने सामंतवाद को क्या किया? सामंती व्यवस्था क्या होती थी? सामंती व्यवस्था पता है? जो राजा होता था ना, राजा अपने यहां पर बड़ाई करने वालों को अपने आसपास रखता था, उनको सामंत बना देता था कि तुम राजा के सामंत हो, इनको खूब सारी भूमि दे देता था। ठीक है, अब ये सामंती व्यवस्था थी, इस भूमि पे ये सामंत लोग क्या करवाते थे? यहाँ पर भूदासों से खेती करवाते थे, या कुछ और उन्होंने व्यापार वगैरह कर लिया तो उसमें लोगों को शामिल कर लिया, तो शोषण एक प्रकार से होता था इन लोगों को, तो इसको सामंती व्यवस्था कहते थे। सामंती व्यवस्था को नेपोलियन ने हमेशा के लिए हटा दिया, भूमि का अधिकार मजदूरों को, कृषकों को दे दिया इस तरीके से, और जन्म से जो अधिकार दिए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर मजबूत किया गलत है, बढ़ाया ये भी गलत है, पुनः स्थापित किया गलत है, समाप्त कर दिया, सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो नेपोलियन ने कुछ अच्छे भी काम किए थे, ठीक है, उसका बस थोड़ा ये वाला हो गया कि हाँ फ्रांस का विस्तार करना है, बाकी अच्छे अच्छे उसके पास थे। मैटरनिख किस देश से संबंधित थे? अब आपको पता है मैटरनिख ने क्या किया था? वियना की संधि, वियना की जो संधि हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। तो वियना की कांग्रेस कह सकते हैं, कांग्रेस नाम से ये प्रसिद्ध है। तो वियना की कांग्रेस की अध्यक्षता यहाँ पे मैटरनिख ने की थी। ये कहाँ के थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ के थे बताइए, इनका संबंध कहाँ से थे? फ्रांस से था
ऑस्ट्रिया से था, इटली से था, जर्मनी से था। तो ये फ्रांस की भी नहीं थे, इटली की भी नहीं थे, जर्मनी की नहीं थे, ये ऑस्ट्रिया से संबंध रखते हैं। ठीक है बेटा, मैटरनिक ऑस्ट्रिया के कौन थे? तो यहां पर लिख देना चांसलर थे। कौन थे बच्चों? ये चांसलर थे वहां के। ठीक है, उदारवाद और राष्ट्रवाद के ये विरोधी थे और राजतंत्र की पुनर्स्थापना के समर्थक थे। तो भैया यहां पे लिख देता हूं, उदारवाद और लोकतंत्र, लोकतंत्र विरोधी थे। ठीक है, विरोधी थे और राजतंत्र के ये समर्थक थे। ठीक, राजतंत्र को ये समर्थन करते थे। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया बिस्मार्क के बारे में। बताइए, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण युद्धों द्वारा किया, ये सही है कि नहीं सही है बताओ। और दूसरा है, वह उदारवादी क्रांतियों का समर्थक था। बताओ, बताइए, बिस्मार्क के बारे में आपको पता है? तो ऑटो वान बिस्मार्क, ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण युद्धों द्वारा किया था। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण युद्धों द्वारा किया, बिल्कुल बात सही है। लेकिन वो उदारवाद क्रांतियों का समर्थक नहीं था। वो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर भरोसा नहीं रखता था। उसको लगता था केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए, वो केंद्रीय सत्ता का समर्थक था। ठीक है, कि यानी पावर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। तो केंद्रीय सत्ता का समर्थक था, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक यानी उदारवादी क्रांतियों का समर्थक बिल्कुल नहीं था। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि अभिकथन तो सही है और रीजन गलत है। तो आंसर क्या मिलेगा? ये गलत हो जाएगा, ए सही आर गलत, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो किसने किसने बी लगाया है? किसने किसने बी लगाया है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न है, कावूर, कावूर जो है किस विचारधारा का समर्थक माना गया है? तो बताइए कावूर। तो कावूर जो ये हैं, कावूर, ये कावूर युद्धों की अपेक्षा कूटनीति में ज्यादा विश्वास रखता है। कूटनीति मतलब किसी को टेबल पे लाओ, बिठाओ, उससे बातचीत करो, फिर उसको ब्लैकमेल भी कर सकते हो। ये बताओ कि अगर तुम ऐसी संधि पे विश्वास मान जाओगे तो हम तुमको ये दे देंगे, तुम ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। तो इसको कहते हैं बताओ कूटनीति। कूटनीति के माध्यम से वो विदेशी सहयोग के माध्यम से इटली के एकीकरण को आगे बढ़ा रहा था, यानी कूटनीति का वो समर्थक था। तो ठीक है, तो समाजवाद नहीं, साम्यवाद नहीं, ये भी। तो ए आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक, गैरीबाल्डी की सेना को क्या कहा जाता था? बताइए। तो गैरीबाल्डी की सेना को नीली सेना, सफेद सेना, काली सेना, लाल कमीजधारी, बताइए आंसर बताइए जल्दी से। गैरीबाल्डी की सेना को क्या कहा जाता था? ये आपको याद करना होगा। गैरीबाल्डी के जो स्वयं सेवक थे, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक कौन होते हैं? जो स्वेच्छा से युद्ध लड़ने के लिए आगे आते हैं या सेवा करने के लिए आगे आते हैं, स्वयं सेवक कह लो या इनको हम समर्थक भी कह सकते थे। तो उनकी ड्रेस का रंग कैसा था? लाल कमीजधारी, लाल कमीजधारी। आज भी आप यूरोपियन कंट्री में मुख्य रूप से ब्रिटेन वगैरह की ड्रेस देखें सैनिकों की, तो वो लोग लाल कोट पहनते हैं, पूरा लाल लाल कोट पहनते हैं। ठीक है, तो लाल कमीजधारी ये लोग थे, लाल कमीजधारी इनको कहा जाता था। ठीक है, लाल कमीजधारी इनकी सेना थी। चलिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति का नारा पूछा जा रहा है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? बताइए जल्दी से। जय जवान जय किसान, करो या मरो, वंदे मातरम, बताइए। तो फ्रांसीसी क्रांति में लोग क्या चाहते थे? जो चाहते थे वही नारा बन गया। अब ये तो आपको पता होगा, इतना पढ़ चुके हो तो इतना तो पता ही हो गया होगा कि फ्रांसीसी क्रांति में लोग क्या चाहते थे। बताओ। जय जवान जय किसान ये नारा नहीं है, करो या मरो ये भी नारा नहीं है, ये भी नहीं है। फ्रांस के लोग चाहते थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना ने ही उनको एक में जोड़ा था, इसलिए वो यही चाहते थे, यही उनका नारा था। राष्ट्रीयता की भावना सबसे अधिक किससे जुड़ी हुई थी? कौन इन चीजों में, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो राष्ट्रीयता की भावना को जोड़ रहा था? बताइए, ऑप्शन करिए, उत्तर करिए। हट जाऊं मैं, साइड उठ जाऊं मैं, इसीलिए किनारे हो जाता हूं कि आप लोग ठीक से देख सकें विकल्पों को। राष्ट्रीयता की भावना सबसे अधिक अगर हम देखें तो इसमें से किससे जुड़ी है? व्यक्तिगत संपत्ति से, व्यापार से, उद्योग से,
क्या हो जाएगा आंसर? क्या उद्योग होगा आंसर? नहीं होगा। व्यापार भी नहीं होगा, व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं। साझा इतिहास लोगों को जोड़ रहा था। साझा इतिहास कहते हैं ना, साझी विरासत है हम लोगों को, हम लोगों की साझी विरासत है, मतलब साझा इतिहास है। तो इसलिए साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति, परंपराएं लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य बच्चों करती हैं। अब आता है कि जर्मनी के एकीकरण में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऐसा कौन सा वर्ग था जो चोरी छुपे यहां पर राजतंत्रों के विरुद्ध कार्य कर रहा था, यानी उदारवाद को प्रमोट करने का काम कर रहा था, क्रांतिकारियों को सपोर्ट कर रहा था? कौन सा वर्ग था इसमें से? किसान वर्ग था, मध्यम वर्ग था, मजदूर था, दास वर्ग? तो आंसर हो जाएगा बच्चों मध्य वर्ग, क्योंकि मध्य वर्ग में ही पढ़े लिखे युवा थे। ठीक है, पढ़े लिखे युवा, ठीक है, डॉक्टर, प्रोफेसर, व्यापारी, ये सब जो मध्यम वर्ग के लोग थे ये सब सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, शिक्षक इत्यादि, ये सब यहां पर जर्मनी के एकीकरण में उदारवादी संगठनों को और जर्मनी की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक मांग को रख रहे थे। अगली बात है, राष्ट्रवाद का प्रसार किस माध्यम से हुआ है? किस माध्यम से हुआ है बताइए? अभी आपने रोमांटिकवाद पढ़ा था, रोमांटिकवाद, अगर रोमांटिकवाद जिसको याद है या रोमानीवाद जिसको याद है वो कर लेगा इसका प्रश्न। अभी मैंने बताया था रोमांटिकवाद में क्या होता है, यहां पर लोग गीत लिखे जाते हैं, लोक कथाएं प्रचलित की जाती हैं, है ना, लोग अपने सैनिकों के बारे में, बलिदानियों के बारे में, शहीदों के बारे में अच्छी अच्छी यहाँ पर कविताएं लिखते हैं, उनको याद करते हैं और याद करते हुए रोते हैं। तो ये रूमानीवाद है, यानी राष्ट्र प्रेम है। क्या कर व्यवस्था है? नहीं। युद्धपोत भी नहीं, बैंक भी नहीं। ऑप्शन हो जाएगा लोकगीत और लोक कथाएं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, 1848 में फ्रांस में कौन सा शासन स्थापित हो गया? बताइए, यहां पर 1848 में कौन सा शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन क्या है? गणतंत्र, साम्राज्य, राजतंत्र, तानाशाही? बताइए। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, तानाशाही खत्म। तानाशाही तो नेपोलियन के समय से ही खत्म हो गई, नेपोलियन के हारते ही तानाशाही खत्म हुई। राजतंत्र पहले ही 1789 में जा चुका था। साम्राज्यवाद भी खत्म हुआ। गणतंत्र की स्थापना हुई है 1848 में, क्रांति के बाद। क्रांतियों के बाद फ्रांस में 1848 में ऐसा हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम बताइए बच्चों, क्या परिणाम निकला? क्या निकला यहां पर? तो यूरोप में क्या इटली का एकीकरण हुआ? जल्दी पहले ये बताओ। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, है ना, जर्मनी का एकीकरण, नीदरलैंड, पोलैंड, प्रशा, ये सब, इनका सब अलग अलग नए नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण। तो यानी कृषि का विकास हुआ? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन क्या है मिल रहा है आपको? राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। तो सबसे बड़ा परिणाम हुआ कि यहाँ पर जो वो चल रहे थी, क्रांतियां चल रही थी, क्रांतियों का ये परिणाम हुआ फ्रांस की कि यूरोप में कि जो बड़े बड़े राजतंत्र थे उनकी नींव हिल गई, वो सब धराशायी हो गए और वहां पे नए राष्ट्र राज्य बन गया। चलिए, नेपोलियन का अंतिम पतन कहां हुआ? ठीक है बच्चों, नेपोलियन का अंतिम पतन कहां हुआ बताइए? तो यानी अंतिम पतन का मतलब युद्ध में हार से है, कि उसकी अंतिम युद्ध में हार कहां पे हुई। पतन का मतलब है युद्ध में हार। तो आपको पता होगा उसने कहां अंतिम लड़ाई लड़ी थी, बताइए। तो उसने अंतिम लड़ाई लड़ी थी 1815 में। 1815 में कहां लड़ाई लड़ी थी? वाटरलू। वाटरलू में उसकी बेटा अंतिम हार हुई और फिर अंतिम हार होते उसके साम्राज्य का पतन हुआ। वियना कांग्रेस में उसको अपने जीती हुई भूमि को वापस देना पड़ा। तो याद रखिएगा 1815 में वाटरलू की जंग में वह उसका पतन हुआ। फिर कथन आधारित प्रश्न आ जाता है। चलिए, कथन आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है राष्ट्रवाद ने यूरोप में नए राष्ट्रों का निर्माण किया, राष्ट्रवाद केवल राजाओं तक सीमित था। बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? तो राष्ट्रवाद भैया यूरोप में नए राष्ट्रों के निर्माण में सहायता प्रदान की, ये बिल्कुल सही है, अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इटली का एकीकरण हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, इटली और जर्मनी नए नए राज्य बन गए, वो बात सही है। लेकिन केवल ये राजाओं तक सीमित नहीं था बेटा, ये तो मध्यम वर्ग से होता हुआ निम्न वर्ग, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग सब तक पहुंच चुका था। सबको समान अधिकार
बंधुत्व की भावना, समानता चाहिए। यानी एक कथन सही है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है बच्चों, गलत है। तो केवल एक सही, पहला सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है। मैजिनी, मैजनी क्या करते हैं भाई, मैजनी लोकतांत्रिक गणराज्य का समर्थक था, उसने यंग इटली की स्थापना की। ये लोकतांत्रिक गणराज्य का समर्थक था मैजनी, हाँ सही है बात। और उसने यंग इटली की स्थापना की, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। और लोकतांत्रिक गणराज्य का समर्थक होने के नाते ही उसने यंग इटली की स्थापना की थी। कारण भी वही है, कारण भी इसको यानी एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब अभिकथन सही है, कारण सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वियना कांग्रेस के निर्णयों से सबसे अधिक असंतुष्ट कौन हुआ, असंतुष्ट बताइए, जल्दी बताइएगा, असंतुष्ट कौन लोग हुए। क्योंकि इस पे नेपोलियन पे बहुत अधिक बच्चों शर्तें थोपी गई, और शर्तें थोपी गई तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर राजतंत्र पुनः स्थापित हुआ। राजतंत्र को क्या किया गया था, याद करिए आप लोग, पुनः इसकी स्थापना की गई। तो जब पुनः स्थापना की गई तो, और राजतंत्र का जो है विरोध कौन कर रहे थे, यहां पर विरोध कौन कर रहे थे, राष्ट्रवादी लोग, जिनको राष्ट्र चाहिए था, राष्ट्रवादी लोग। तो सबसे ज्यादा असंतुष्ट कौन लोग होंगे, राजा, व्यापारी, सामंत। आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में कूटनीतिक भूमिका, देखिए अभी भी जल्दी इसको हमने पढ़ा है, बता दीजिए, लेकिन अगर आपको नाम याद हो, देखते हैं किसको किसको नाम याद है। नाम लिखिए, सभी लोग कमेंट सेक्शन में नाम लिखिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम लिखिए उसका जिसने इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई हो। बताइए किसने निभाई थी, गैरीबाल्डी ने नहीं निभाई थी, बिस्मार्क ने नहीं निभाई थी, मैजनी या कावूर, बताइए आंसर, मैजनी या कावूर, आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर सही क्या है, कावूर ने किया था, मैजनी गलत है, ठीक है। तो काउंट कावूर ने फ्रांस सहित अन्य देशों से कूटनीतिक संबंध करके इटली की एकीकरण का मार्ग बच्चों प्रशस्त कर दिया, और इटली एकीकृत हो गया, ठीक है ना। चलिए, फिर है जर्मनी के एकीकरण में अंतिम बाधा करने वाला कौन सा देश था। तो अंतिम बाधा कौन डाल रहा था, स्वीडन डाल रहा था क्या, नहीं। स्पेन डाल रहा था बच्चों, ये भी नहीं। रूस डाल रहा था, नहीं। फ्रांस, फ्रांस के साथ अंतिम युद्ध हुआ है 1871 में, और इस युद्ध में जर्मनी को विजय प्राप्त होते ही जर्मनी का एकीकरण हो गया। 70-71 कह सकते हैं ना, 71 कहे तो 70-71 में यहां पर जर्मनी का एकीकरण बच्चों पूरा हो गया है। अब अगला प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रवाद का उदय मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ है, बताइए। राष्ट्रवाद का उदय मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ, तो आपको याद होना चाहिए, फ्रांस में हुआ है 1789 में, फिर आगे फ्रांस में 1848 में, आगे फिर 1870-71 में जर्मनी इटली में, और यूरोप में तो इसी मध्य में हुआ है। इसका मतलब यहां पर 17 समय कहोगे तो ये हो जाएगी तुम्हारी 18वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी हो जाएगी, 18वीं शताब्दी। और जब 1800 कहोगे तो हो जाएगी 19वीं शताब्दी। तो लगभग लगभग यही वो समय है, यही वो समय है जब इसके बीच ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15वीं शताब्दी गलत, 20वीं गलत, 21वीं गलत, 21वीं तो अभी चल रही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, फिर कहता है नेपोलियन के शासन का एक कोई सकारात्मक प्रभाव बताओ, यहां पर बताइए, बताइए यहां पर जल्दी। यहां पर नेपोलियन के शासन का कोई एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, तो बताएंगे। राष्ट्रीय चेतना का विकास, सामंतवाद का विस्तार नहीं हुआ, लोकतंत्र का अंत नहीं हुआ, दास प्रथा का विस्तार नहीं हुआ। आंसर क्या होगा इसका, राष्ट्रीय चेतना का विकास, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें नेपोलियन, मैंने कहा ना कि कुछ तो काम गलत थे, लेकिन हाँ कुछ बहुत सारे काम सही भी थे। तो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, राष्ट्र के रूप में फ्रांस जरूर यहां पर आगे बढ़ गया। अगला प्रश्न आ गया है अभिकथन वाला, ये कथन आधारित। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद ने संघर्षों को जन्म दिया, इसीलिए इसको बारूद का ढेर कहा गया है, यूरोप का बारूद का ढेर। तो यूरोप का बारूद का ढेर कौन है, बाल्कन क्षेत्र है, सही बात है। वहां कौन रहते थे, विभिन्न जातीय समूह स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे,
यानी सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपको ए करेक्ट मिलेगा। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत क्या था? यह भी आंसर करिए, बताइए प्रेरणा किससे मिली? यूरोप वाले, जो यूरोप के लोग थे जहां पर राजशाही चल रही थी, उनको प्रेरणा से कहां से मिली कि हमको स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है, हमें भी समानता चाहिए, हमें भी बंधुत्व चाहिए। अब ये समानता, बंधुत्व, एकता, ये कहां से आ रहा है? तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? क्या औद्योगिक क्रांति से मिला है? नहीं, यहां से भी नहीं, यहां से भी नहीं। कहां से मिलता है बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी, वहां से। ठीक है ना। चलिए, अंतिम प्रश्न आ गया आपका आज। अंतिम प्रश्न क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का अंतिम परिणाम क्या था? अंतिम परिणाम क्या था, बताइए। अंतिम परिणाम क्या हुआ? केवल साम्राज्यों का विस्तार हुआ है? नहीं। केवल व्यापार में वृद्धि हुई है? नहीं। केवल कृषि में सुधार हुआ है? नहीं। आंसर है क्या? राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ है और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ए उत्तर मिल जाएगा। प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर हमारी सारी सीट खत्म हो जाती है। देखिए 52 की 52 मैंने करा दी, जिसमें 50 क्वेश्चन थे, एक पे तो जाहिर सी बात है डायग्राम था। तो यहां आई होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये सब कुछ समझ में आया होगा, चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। मुख्य रूप से जो घटनाएं हुई हैं, घटी हुई हैं इस चैप्टर में, मैंने कोशिश की है कि आपको प्रश्नों के माध्यम से यहां पर फिर से एक बार पुनः याद दिला दी जाए, रिवीजन आपका करा दिया जाए। और ये कोई अंतिम रिवीजन नहीं है, ऐसे रिवीजन अब मैंने आरंभ कर दिए हैं। आपकी हाफ ईयरली परीक्षा में भी ये लागू रहेगा, इसके बाद प्री बोर्ड परीक्षा में ये और लागू होगा, और इसके बाद बोर्ड की परीक्षा में ये क्लासेस अभी भले 1-1.5 घंटे की हो रही हैं, इसकी टाइमिंग और बढ़ती चली जाएगी। पिछले वर्ष हम लोगों ने यहाँ पर 8-8 घंटे, 9-9 घंटे की क्लासें की हैं। यहीं पर रहकर मैंने आपको पूरा सिलेबस रिवीजन कराया है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि सर हमारे लिए इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज बच्चों हमारे सेशन को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में सेशन को साझा करिए, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप जैसे भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसमें से क्लिप निकाल करके आप दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, वहां यूट्यूब पे शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल शेयर करिए। यहां पर हमारी ओर से आप पे कोई भी कॉपीराइट नहीं आने वाला है। आप हमारे कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि सर देखिए इस तरीके से हमें पढ़ाते हैं। और मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि यहां पर मैं सारे सब्जेक्ट अकेले ही हैंडल कर रहा हूं। बच्चों जानते हो ना कि जब कोई चैनल नया होता है, जब कोई नया कार्य आरंभ करता है, क्योंकि अभी हमारी यात्रा ये 1.5 से 2 वर्ष पुरानी है ना। हालांकि मैं ऑफलाइन माध्यम में पिछले करीब करीब 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम में ये 1.5-2 वर्ष पुरानी यात्रा है। तो अभी थोड़ा सा संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा। और जब हमारे पास भी यहाँ पर अर्थ से हम मजबूत हो जाएंगे, जब आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, और वो सब केवल होगा आपका साथ देने से। जब आप हमारा साथ दोगे तो वे सब चीजें पूरी हो जाएंगी। तो हम एक बड़ी टीम बना लेंगे, है ना। उस हर टीम में अच्छे अच्छे विषय के अच्छे अच्छे अध्यापक रखे जाएंगे, और आपको हर एक अध्यापक का एक अलग यहां पर विषय लेकर के पढ़ने को, देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है बच्चों, तब तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके हर एक विषय के साथ न्याय कर सकूं, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आए। उसके लिए मैं दिन रात कंटेंट पर कोशिश कर रहा हूं, उसको ठीक से बना रहा हूं, ठीक से पढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूं। फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे आप लिख सकते हैं कि उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, मैं उसमें सुधार का स्वागत करूंगा। ठीक है, तो आई होप सो, आशा है कि आप सभी को कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, पिछले वर्ष भी कई लोगों ने यहां पर हमारा जो कोर्स खरीदा था उससे उनके मार्क्स बढ़े, 92-93% तक हमारे टॉपर रहे हैं। और यदि आप भी इसी तरीके के परसेंटेज लाना चाहते हैं, प्रतिशत लाना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं 8840677372 हमारा नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके अथवा डायरेक्टली श्री नारायणा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। यहां पर मात्र 999 रुपए में आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं।
आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर जब आप जाएंगे तो टेस्ट सीरीज वगैरह भी इत्यादि अलग से है। जो बच्चे कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं, केवल टेस्ट सीरीज टेस्ट देने लेना चाहते हैं, तो टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। आप अलग अलग विषयों की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या एक साथ सभी विषयों की भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आ रही हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आपको जो भी उचित सलाह हो सकती है हमारी टीम अथवा मैं अवश्य देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे यहां पर जुड़े सभी का हृदय से धन्यवाद। और बच्चों इसी तरीके से मेरा साथ देते रहिए। आप सभी के लिए प्यार और स्नेह के लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मिलते हैं नई क्लास में।